नमस्कार छात्रों, मैं वी.एस. पवार सर। आज हम नवीं कक्षा की जो चौथी कविता है वो है किताबें। हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। ये कविता गुलजार जी इन्होंने लिखी हुई है। हम गुलजार जी का परिचय करेंगे। उनका जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना झेलम जिला में, जो पंजाब में स्थित है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। वे एक कवि थे, पटकथा भी है, पटकथा लेखक भी है, फिल्म निर्देशक है, नाटककार होने के साथ साथ वह हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी हैं। उन्होंने चौरस रात, लघु कथाएँ, रावी पार, कथा संग्रह, रात चांद आदि प्रकार के, रात चांद और मैं, एक बूंद चांद रात, पश्मिनी की कविता संग्रह, खरांच से, ये कविता और कहानी का कोलाज उन्होंने लिखा हुआ है। इस कविता में हमें कवि ने पुस्तकों के साथ मनुष्य के पुराने और प्रगाढ़ संबंधों और उनके साथ बिताए गए पुराने क्षणों को याद किया है। किताबों के माध्यम से रुखों और फूलों के आदान प्रदान तथा निजी जीवन में पुस्तकों की वजह से जुड़ने वाले प्रेम संबंधों का चित्रण किया है। इसके साथ ही उन्होंने पुस्तकों के दुख दर्द, उनसे मनुष्य की बढ़ती दूरियों तथा कंप्यूटर के कारण पुस्तकों को पढ़ने में सुविधाओं आदि का मार्मिक चित्रण किया है। चलो बच्चों, हम इस कविता को अब पढ़ेंगे। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों में, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। हम यहाँ पर देखेंगे कि झांकना मतलब छिपकर देखना, तकती यानी तकना का मतलब होता है ताकना, देखना। तो लेखक कहते हैं कि कंप्यूटर के युग में किताबों की पहली जैसी उपयोगिता न रह जाने पर अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा का इस कविता में चित्रण करते हुए उन्होंने कहा है कि आजकल किताबें अलमारियों में रखने भर की चीज हो गई है। अलमारी किसे कहते हैं? जो कई खानों वाला, जो लोहे या लकड़ी का बड़ा जो ढांचा होता है, उसे अलमारी कहते हैं। अब सिर्फ इस अलमारी में रखने की चीज हो गई है किताब। बंद अलमारी की ओर देखने पर हमें ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रहे हों और वे कामना करते हैं कि उन्हें बाहर निकालकर कोई पढ़े। कवि कहते हैं कि अब तो महीनों गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना नहीं होता है। एक समय ऐसा था जब उनकी शाम इन किताबों को पढ़ने में लगा करती थी, पर अब अक्सर क्या करें। आगे कवि कहते हैं कि गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में। जो रिश्ते वह सुनाती थी। यहाँ पर हम देखेंगे कि गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। कवि कहते हैं कि कंप्यूटर आने के पहले उनकी जो शाम होती थी वह किताबें पढ़ने में बिता करती थी।
पर जब से कंप्यूटर आ गया है तब से वे कंप्यूटर पर ही पढ़ते लिखते हैं, इसलिए उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी है। इस वियोग के कारण किताबें बहुत बेचैन रहने लगी है। अब हालत ये हो गई है कि ये किताबें नींद में चलने लगी है, अर्थात वे कवि को अब सपने में भी कभी दिखाई देती है। इन किताबों से जिन मानव मूल्यों की जानकारी मिलती थी और जो अक्षुण्ण हुआ करते थे, वे मानव मूल्य अब घर में नजर नहीं आते। ये किताबें रिश्तों संबंधी के बारे में बताती थी, लेकिन आज उसे कोई पढ़ता नहीं है। वो रिश्ते वो सुनाती थी, लेकिन उस रिश्तों को अब हम किताबों के माध्यम से पढ़ते नहीं है। कवि आगे कहते हैं कि वह सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सपा पलटता है तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे डुंड टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उठते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि कवि कहते हैं कि वह सारे उधड़े उधड़े हैं। उधड़ना, उधड़े का मतलब होता है उधड़े उधड़े सिलाई टूटना। सफा का अर्थ है पन्ना, जो पेज होता है किताब का पन्ना, और लफ्ज का मतलब है शब्द, और टुंड का अर्थ है ठुंठ, और मानी का अर्थ है अर्थ। मानी मतलब अर्थ। कवि कहते हैं कि वह सारे उधड़े उधड़े हैं। मतलब कवि किताबों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी। वे सारे संबंध अब उधड़ गए। टूट से गए हैं। अब वे उन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है और उनके गले से सिसकारी निकलने लगती है। इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फटकर गिर पड़े हैं। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बिना पत्तियों वाला कोई ऐसा ठूंठ हो। जिस वृक्ष को कोई पत्तियां नहीं होती है, ऐसा वृक्ष यानी ठूंठ, वो बिना पत्तियों वाला हो गया है, जिस पर अब कोई अर्थ नहीं उगने वाला है। कवि आगे कहते हैं कि जुबां पर जो जायका आता था, जो सपा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह खुलता चला जाता है। पर्दे पर किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। हम इस पैराग्राफ में देख रहे हैं, कवि कहते हैं कि जुबां का मतलब है
जीभ, और जायका का मतलब है स्वाद। तहब तह, तहब तह, इसका मतलब है परत दर परत, बार बार। पर्दा, कंप्यूटर का जो पर्दा स्क्रीन होती है उसे पर्दा कहा है। जाति, निजी, खुद का। और राब्ता, राब्ता का मतलब है संपर्क। कवि इस पंक्तियों में कहते हैं कि जुबां पर जो जायका आता था, जो सपा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस आपकी गुजरती है, झपकी गुजरती है। कवि पुस्तक और कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने के तरीकों के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम किताबों के पन्नों को पलटते थे तो हम जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था। हम अपनी उंगली जीभ पर लगाकर फिर पन्नों को हम पलटते थे और वह जो किताबों का स्वाद था वह स्वाद बहुत ही अच्छा था, वो स्वाद मिलता था। अब क्या हो गया है, अब ये जो उंगली है ये अब कंप्यूटर पर क्लिक करने के लिए जाती है। पर्दे पर मनचाहे ढंग से एक के बाद एक कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ निजी संपर्क जो था वह संपर्क अब टूट गया है, ऐसा लेखक कवि इस कविता में कहते हैं। आगे, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर निम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे। जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। कवि इस पंक्तियों में कहते हैं कि सीना, सीना का मतलब है छाती। गोदी, गोदी का मतलब है गोद। रिहल का मतलब है किताब रखकर पढ़ने के लिए काठ का जो बना हुआ एक प्रकार का खुलने बंद होने वाला जो साधन है उसे रिहल कहते हैं। और निम सजदे यानी आधा माथा टेकना, निम सजदे ना आधा माथा टेकना। जबी, जबी का मतलब है माथा, और इल्म का मतलब है ज्ञान, आइंदा का मतलब है भविष्य में। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि कभी सीने पे रख के लेटे जाते थे, कभी गोदी में लेते थे किताबों को। किताबों के संपर्क के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि किताबें पढ़ते समय वे किताब को कभी छाती पर रखते थे और छाती पर रखकर लेट जाते थे, कभी उसे गोद में रख लेते थे, कभी अपने घुटनों को रिहल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रखकर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे, उसे माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में भी उससे ज्ञान प्राप्त होता रहे। कवि आगे कहते हैं कि मगर वो जो किताबों में मिला करते थे, सूखे फूल और महके हुए रुख के किताबें गिरने पर उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। कवि कहते हैं शायद का मतलब है शायद, संभव, कदाचित। कवि इस पंक्तियों में कहते हैं
कि किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी हुई होती थी। पुराने ज़माने में कंप्यूटर पर आधारित हो जाने पर अब शायद उनका अस्तित्व नहीं होगा। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था, जिन्हें लोग सुख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। ये उनके संबंधों को ताजा करते थे। किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों के संबंध जुड़ते थे जो जिंदगी भर रहते थे। कभी कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे। तो इस प्रकार इस कविता के माध्यम से हमें कवि ने किताबों की जो आवश्यकता है, जो उपयोग है, उसके ऊपर यहाँ पर बल दिया है। किताबें पढ़ना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही हमारे इस कविता से सीख मिलते हैं। अगले वीडियो में मैं इस कविता का स्वाध्याय आपको पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।